हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का जो सिलेबस है उसके बारे में। पहले देखते हैं सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर डीएलएड के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उस एग्ज़ाम में क्या हुआ, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है। जो आपने सिलेबस देखा उसमें हिस्ट्री भी आपको पढ़नी, जियोग्राफी भी पढ़नी, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी और सिविक्स के कुछ चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं। तो उसी तरीके से जब हम फोर्थ सेमेस्टर में भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से यानी उसी प्रोसेस से हम चलते हैं। यानी जहाँ से थर्ड सेमेस्टर में हम हिस्ट्री को छोड़ते हैं वहीं से हिस्ट्री को लेके आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ज्योग्राफी को छोड़ते हैं वहीं से ज्योग्राफी को लेके चलेंगे, जहाँ से सिविक्स को हम छोड़ते हैं वहीं से सिविक्स को लेके चलेंगे, और जहाँ पर इकोनॉमिक्स को छोड़ते हैं वहीं से इकोनॉमिक्स को लेके हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो हैं यानी ऐसे मान के चलिए जो भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक जो भी एसएसटी का सिलेबस है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं एक नज़र में, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है, चाहे तो दोस्तों डीएलएड के जो भी सिलेबस हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर हो, ये सेमेस्टर के जो भी क्वेश्चन होते हैं या जो भी टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देखिए, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, या क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखते होंगे तो उसमें देखते हैं कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए। एंसेंट हिस्ट्री से लेके मिडवल और मिडवल से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक सभी टॉपिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। आप ज्योग्राफी के देखिए बहुत से क्वेश्चन, सिविक्स के देखिए बहुत से क्वेश्चन, यानी पॉलिटिकल साइंस के बहुत से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक यानी जो हिस्ट्री टॉपिक है आपका, जो एसएसटी टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और खासकर इसमें हिस्ट्री, यानी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं 1857 की क्रांति। तो इसमें हम 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, उसके बाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, आंदोलन का किस तरीके से दमन होता है और आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, और उसके बाद क्रांति जो हुई 1857 की, उसके प्रभाव और उसके परिणाम। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, हमें उस क्रांति को पूरी पढ़ना, यानी किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उसकी शुरुआत हुई, शुरुआत होने के क्या कारण थे, ठीक है, उन कारणों के बाद उसके परिणाम क्या निकल के आते हैं, हम उनको अच्छे से वीडियो में जानेंगे। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है वो टॉपिक हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, पूर्व स्वतंत्रता की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। फिर उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख उदारवाद और उग्रवादी नेताओं का क्या योगदान रहा, हम इनको अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वाले जो चैप्टर यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, यानी स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जो प्रयास है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी हिस्ट्री के ये टॉपिक हैं, हमें यहीं तक हिस्ट्री पढ़नी है। तो क्या पढ़ना, हमें 1857 की क्रांति से शुरुआत करेंगे और उसके बाद किस तरीके से देश आज़ाद होता है, हम वहाँ तक के जो भी घटनाक्रम हैं हम उनको चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर आगे है जलवायु और मौसम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है हमें उसको पढ़ना है, ठीक है। पहले जलवायु और मौसम क्या है, फिर जलवायु और मौसम में क्या अंतर है उनको पढ़ना है, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक हमें इसके बारे में पढ़ना है, और भारत की जलवायु हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। थर्ड चैप्टर हमारा आता है भारत और उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग तथा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लंबा टॉपिक इसमें है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना है भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, विभिन्न शब्दावली होंगी उनको हम पढ़ेंगे, भारत में जनजीवन, कृषि, अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान होता है हमें उसको पढ़ना है, भारत की प्रमुख फसलें और उनका वितरण, भारत में सिंचाई, भारत के उद्योग धंधे, वर्तमान औद्योगिक ढांचा, कुटीर और लघु उद्योग, भारत में उद्योगों की स्थिति, भारत के व्यापार।
व्यापार में हम आयात और निर्यात को देखेंगे। फिर उसके बाद भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग और उसका विस्तार हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूपी की जो जनजातियाँ, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जनजीवन को हम जानेंगे। संविधान में जनजाति कल्याण के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, हम उनको अच्छे से जानेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में शक्ति के साधन क्या हैं, हम उनको जानेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि और सिंचाई, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात और उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दोस्तों हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, तो इसमें हम पढ़ेंगे पुरातात्विक विरासत। फिर उसके बाद कलाएँ, नंबर 3 पर मेले और त्यौहार, नंबर 4 पर तीर्थ स्थान। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल आरके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर करिए। दोस्तों ये जो टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं पर आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर इन एक टॉपिकों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं आगे के टॉपिक क्या हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ, प्रकार और उसकी रोकथाम। तो इसमें दोस्तों में क्या पढ़ना है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है। फिर वायु प्रदूषण हम जानेंगे, जल प्रदूषण, भूमि और मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का रिक्तीकरण या ओजोन क्षय, धरती का बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग हम जानेंगे। उसके कारण क्या होते हैं इनको जानेंगे। उससे ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं उनको जानेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण के उपाय, अम्लीय वर्षा को हम अच्छे से जानेंगे और स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों अब इस पर्यावरण टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या है, ठीक, अच्छे से आप लोग जानते हैं। वायु प्रदूषण क्या है आप अच्छे से जानते हैं, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन ही आपको करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको रिवीजन करना है, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो दोस्तों कोशिश करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि हाँ पेपर जो है बहुत ही आसान हो जाएंगे, पेपर को हमेशा टफ ही बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, पहले सिलेबस उसको देखिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको देखिए और समझिए क्या है, ठीक दोस्तों। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ गठन, कार्य, गठन, अंग और कार्य। तो इसमें दोस्तों में क्या पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, तो उसकी सदस्यता किस तरीके से मिलती है। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं, इन अंगों में हम जानेंगे। एक महासभा को हमें पढ़ना है, सुरक्षा परिषद को पढ़ना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद को पढ़ना है, न्यास परिषद को पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या कार्य हैं, उसकी उपलब्धियों को हमें पढ़ना है, और भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच में क्या संबंध है, हमें इनको अच्छे से पढ़ना है। अगला दोस्तों टॉपिक हमारा है सरकार के कार्य और उसकी विभिन्न जनहित योजनाएं। तो सबसे पहले आएगा जनगणना, जनगणना की विशेषताएं क्या हैं, जनगणना का महत्व, भारत में जनगणना के कार्य किस तरीके से होते हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन, केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन, भारत की रक्षा, भारत और उत्तर प्रदेश द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानेंगे। गैर सरकारी संगठन यानी जो एनजीओ हमारे होते हैं उनके बारे में देखेंगे, किस तरीके से उनका संगठन होता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, गैर सरकारी संगठनों के कार्य और उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, यानी एनजीओ के किस तरीके से एनजीओ का गठन होता है, ठीक है। फिर उसके उद्देश्य क्या हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से वो कार्य करते हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। फिर दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आएगा भारतीय समाज में विविधता में एकता। तो दोस्तों यहाँ विविधता में एकता आपको पढ़ना है। तो विविधता में एकता तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हम लोग, विविधता में एकता विद्यमान है भारत में, है ना। तो किस तरीके से हम लोग अलग अलग, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, इसमें हमें पढ़ना है, राष्ट्रीय गान को पढ़ना है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रीय ध्वज
और राज्य चिन्ह यानी जो राष्ट्रीय सिंबल हैं हमें उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा आता है भारत के शांति प्रयास और संवैधानिक प्रावधान। इसमें दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि शांति की बाधाएं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आतंकवाद के कारण क्या है, नंबर 2 पर सांप्रदायिकता, फिर सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, उसके कारण क्या है, फिर सांप्रदायिकता को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पर पढ़ेंगे जातिवाद, अनुसूचित जाति और जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान, जनजातीय समुदाय, जनजाति और संवैधानिक प्रावधान, भारत के शांति प्रयास, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। तो सबसे पहले जो प्रमुख चुनौती है वो है गरीबी और निर्धनता। भारत में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में किस तरीके से बाधा पहुंचाती है, हमें ये भी पढ़ना है। भारत में जननांकिकीय प्रवृत्तियाँ, जननांकिकी का अर्थ और परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, जननांकिकी की विषय वस्तु, उसके उद्देश्य, जन्म दर और मृत्यु दर को हमें पढ़ना है। लिंग अनुपात पढ़ना है, भारत में लिंग अनुपात का किस तरीके से निर्धारण होता है, हमें वो पढ़ना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, भारत में गरीबी के कारण, भारत में गरीबी निवारण के लिए कौन सी योजनाएं हैं वो उनको देखिए। फिर उसके बाद भारत धनी देश है किंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। फिर दोस्तों उसके बाद हमें देखना है बेरोजगारी पर वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में हमें जानना है। साक्षरता दर, भारत में साक्षरता की स्थिति और उनका वितरण। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पर दोस्तों में पढ़ना है खाद्यान्न सुरक्षा से क्या मतलब है, उसकी आवश्यकता और महत्व पढ़ना है। भारतीय खाद्य निगम, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु शासन के प्रयास, खाद्यान्न सुरक्षा और सहकारिता, एकीकृत बाल विकास योजनाओं को जानना है हमें। एकीकृत बाल विकास योजनाओं का संगठन, एकीकृत बाल विकास योजनाओं के उद्देश्य, एकीकृत बाल विकास योजना के कार्य और उत्तरदायित्व, मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM और मध्याह्न भोजन योजना एक परिचय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को दोस्तों हमें पढ़ना है। अगला दोस्तों टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूमंडलीकरण और सांख्यिकीय। तो इसमें दोस्तों में पढ़ना है भूमंडलीकरण का आशय क्या है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर औद्योगिक नीतियों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, उसके बाद भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव, भूमंडलीकरण का सांख्यिकीय, भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकीय का अर्थ और परिचय, संख्यात्मक पद्धति के रूप में सांख्यिकीय, उसके बाद विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का महत्व और उपयोगिता, आंकड़े या समग्र का अर्थ, प्रदत्तों या आंकड़ों की प्रवृत्ति, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसमें माध्य या माध्यमान का अर्थ हमें जानना है, माध्यिका या माध्यमान या बहुलक या बहुलांक। तो फ्रेंड्स ये रहा DLED 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस सोशल साइंस का। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। थैंक यू।